आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसकी सेकेंड पार्ट के हम 11 से लेकर 20 क्वेश्चन ले रहे हैं। 11 से लेकर 20 जो क्वेश्चन है वो ले रहे हैं। पहले जो क्वेश्चन था 1 से लेकर 9 तक हम कर चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट के साथ किए हैं। फिर भी कोई अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है या डाउट है तो आप मेरे को कमेंट के थ्रू पूछेंगे, तो मैं इसको आपका रेस्पॉन्स करूँगा। आपको मैं अपनी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है ना। बट आपको कमेंट करना पड़ेगा कि भाई किसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और आप क्वेश्चंस के अंदर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है 11 से लेके 20 तक में एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम देख रहे हैं। यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर 2, ठीक है। अब उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अ सर्टेन मेटल व्हेन इरिटेटेड विथ लाइट, फ्रीक्वेंसी दे रखी 3.2 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज, इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स विथ ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी एज डिड फोटो इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द सेम मेटल इरिटेटेड बाय लाइट, फ्रीक्वेंसी दे रखी 2 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी नोट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फ्रीक्वेंसी नोट क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ लिया और इसका मतलब क्या आप समझते हैं। सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं पहले। देखो इसका सॉल्यूशन जो है गिवन डेटा के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो इन्होंने बोला है एक मेटल ले रखी है, ठीक है। उस मेटल को हम इरिटेट करें लाइट के साथ, तो उसकी जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो बता रखी है। यहाँ पे अपन मेटल ले लेते हैं, तो ये लाइट आ रही और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, और फिर इसको एनर्जी मिलेगी तो ये क्या करेगा? अपर स्टेट में जाएगा। ये क्या है? सरफेस ऑफ मेटल, सरफेस ऑफ मेटल यहाँ पे आएगा। और यहाँ से जब यहाँ पे आएगा तो ये जो लेवल है, गैप, ये जो गैप हमारे पास क्या कहलाता है? जो एनर्जी गैप है ना, ये हमारे पास कहलाती फ्रीक्वेंसी नोट। हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी नोट, मतलब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और यही हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोल रखा है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा सरफेस से और एक्स्ट्रा अमाउंट में जो भी एनर्जी होगी वो एनर्जी एज ए काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में निकलेगी। तो यहाँ पे क्या था? जो स्टार्टिंग में जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है लाइट की, वो दे रखी 3.2 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज, ठीक है। और यहाँ पे ये अगर मैं न्यूनतम फ्रीक्वेंसी 1 मान रहा हूँ तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब यही इसी मेटल को दोबारा ले रहे हैं और इस पर हम अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट को क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं। उससे जो इरिटेशन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो ये वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम मेटल के लिए चेंज नहीं होती, क्योंकि मेटल सेम होगा तो उसका जो बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो भी फिक्स होगा, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी भी फिक्स होगी। बट यहाँ पे जो अपन एनर्जी दे रहे हैं वो कम ज़्यादा अगर देते हैं तो उससे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी कम ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए, वो काइनेटिक एनर्जी Ke2 लिख दिया, ठीक है मैंने। अब इतना समझ में आ गया होगा आपको। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है इसकी हमने ν2 लिख दिया, और इसकी कितनी दे रही? 2.0 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज या पर सेकंड भी बोल सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी E1 है और काइनेटिक एनर्जी जो E2 है, उनमें एक रिलेशन दे रखा है, ट्वाइस बता रखा है। तो भाई जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो Ke1 है, अगर उसके बराबर हमको एनर्जी करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? Ke2 जो Ke2 है उसको 2 से ट्वाइस करना पड़ेगा। तो ट्वाइस ऑफ Ke2 ये हमको
क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ से, ठीक है ना। अब बात करें, यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। अब हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा, तो हम यहाँ से ये क्या निकालेंगे, हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, क्योंकि पूछा था ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पूछ रखा है। तो यहाँ पे अपन इस फॉर्मूले को लिखते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का, जो मैंने पहले वाला जो क्वेश्चन था, है ना, जो हमारी वीडियो बन चुकी है, वो मैं इसमें करवा रखा है, ठीक है ना, मतलब उसकी पूरी डेरिवेशन टाइप में मैं बता रखा है। तो यहाँ पे देखिए अपन, तो मैंने इसको सोल्व किया h, और यहाँ पे अपने पास जो निकलेगा न्यू माइनस न्यू नॉट, और यहाँ पे 1 है इसलिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया कि ये तो सब मेटल अगर सेम है तो उसके लिए सेम रहेगा। वहीं अगर लिखते हैं 2h, और यहाँ पे ये 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया, और माइनस न्यू नॉट, मेटल सेम है इसलिए अपन ने ये लिखा। अब यहाँ से h से h कैंसिल हो जाएगा, जब इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, न्यू नॉट बराबर 2 न्यू माइनस न्यू 1। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 10 की पावर 16 हर्ट्ज़, माइनस कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर 16 हर्ट्ज़। अब इसमें 10 की पावर 16 हर्ट्ज़ कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे 4 माइनस 3.2 होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 0.8 इंटू 10 की पावर 16 हर्ट्ज़। अब वैल्यू चेक करते हैं। अब यहाँ पे 0.8 तो कोई नहीं दे रखा, 8 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट को शिफ्ट कर रखा है। जैसे पॉइंट को पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 की पावर -1 में होगा, तो यहाँ पे 10 कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे इसको इस टाइप से लिखते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट पीछे लगाते हैं, यहाँ 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -16 हर्ट्ज़, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो 8 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज़ आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, मैंने कंप्लीट आप इसको बताया कि कैसे इसका बन रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 12 नंबर का, द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट। सॉल्यूशन लिखते चले, गिवन क्या है वो भी पता पड़े। तो देखो प्लांक कांस्टेंट ये दे रखा है, हमें पता, अगर नहीं भी देता तो हम बता सकते थे, ठीक है ना। तो प्लांक कांस्टेंट क्या है, 6.63 इंटू 10 की पावर 34 जूल सेकेंड। द स्पीड ऑफ लाइट जो दे रखी है वो नैनोमीटर में दे रखी है, 3 इंटू 10 की पावर 17 नैनोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और वेवलेंथ पूछा गया है नैनोमीटर में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है यहाँ पे, 6 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पे वेवलेंथ हमको बतानी है इसकी, ठीक है, क्लोजेस्ट वेवलेंथ। तो यहाँ पे हमें प्लांक की ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला ये भी बनता है C/λ, और लैम्बडा से हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे C/फ्रीक्वेंसी। जैसे इस वैल्यू को रखेंगे 6.6 सॉरी तो हम इस वैल्यू को रखेंगे इसके अंदर और हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन कर रहे हैं 3 इंटू 10 की पावर 17 नैनोमीटर पर सेकेंड। नीचे क्या लिखेंगे, 6 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स कट जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो 2 बार जाएगा, एक बार, और इसको इससे काटेंगे तो ये 10 की पावर 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे तो 100/2 बराबर क्या आएगा 50 नैनोमीटर, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा अपने पास 50। समझ में आ गया, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, तो एन इलेक्ट्रॉन, ये जो 13 क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी इक्वल टू 10% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी। तो हमें क्या बताना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ बताना है इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले गिवन दे रखा है एन मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग
इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी जो है लाइट की जो वेलोसिटी है उसका 10%, तो अपन 10/100 लिख देंगे, या c मतलब स्पीड ऑफ लाइट होगी। अब इसको सोल्व करते हैं अपन, तो यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड × 10/100। जब इसको आप सोल्व करोगे तो अपने पास क्या आएगा 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें निकालना है डी ब्रोगली। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला होता है, पता होगा आपको, है ना। एनर्जी के फार्मूले को इक्विलेट करके हम निकालते हैं एम वी, ठीक है। यहाँ पे एम वी, अब यहाँ पे एच का मतलब तो आपको पता है प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। प्लांक कांस्टेंट वैल्यू क्या है इसकी 6.626, तो 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। वहीं अगर m जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। वहीं वेलोसिटी ऑफ लाइट हमको अभी लिखा है अपने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सॉरी यहाँ से इसको कट गया नहीं है, 10% है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और आंसर अपने पास आ जाएगा। दो मिनट, तो यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं अपन, ठीक है ना। तो 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और नीचे क्या लिखेंगे अपन 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और इंटू हम लिखेंगे 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने पास ये वैल्यू कट जाएगी, और दो यहाँ पे इसको काट भी लोगे आप, जब इसको काटोगे ना तो आपके पास क्या आएगा, ये मीटर में दे रखा है, तो पहले मीटर को हमको किस में चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है। तो चलो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर ही देते हैं अपन, ठीक है ना, ताकि आपका आंसर आ जाए। तो जैसे इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे अपन, तो कितना लिखेंगे 100, और इसको 100 लिख दिया। ऊपर वाली जो वैल्यू जूल होता है ना, जूल बराबर क्या होता है अगर आप करोगे, तो जूल बराबर हमारे पास वैल्यू होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन, अगर बात करूँ मैं सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे सेंटीमीटर में तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, यहाँ से जब यहाँ पे इसको वैल्यू रख देना तो आपको अपने आप ही आंसर आ जाएगा। ये ये जो दे रखा है इससे कट जाएगा, बाकी तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू आएगी 2.5 के समथिंग आएगी। 2.5 मैंने सोल्व किया था, 2.5 समथिंग 10⁹, ये वाला अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। बस इसको सोल्व करना है, यहाँ से काट देना, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन दे रखा है द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड एग्जैक्टली विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोप। मतलब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन कर सकते हैं क्या एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अगर बात करें असर्शन की, तो असर्शन गलत है। क्यों गलत है, रीज़न क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है ना।
भाई एटम का सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है, और लाइटेस्ट पार्टिकल है और उसका जो नेचर है वो क्या है, वेव नेचर है। भाई लाइटेस्ट पार्टिकल सबसे हल्का है ना। लाइटेस्ट पार्टिकल और इसका नेचर क्या है, ठीक है, नेचर वेव नेचर इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये मोशन करता है, ठीक है, जो हमारे पास इसका मोशन है, ठीक है ना, वो कौन सा है, एंगुलर मोशन। क्या है, एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन करता है। अब एंगुलर मोशन करेगा तो दो तरह के एंगुलर मोशन करता है। एक तो कौन सा करता है, ऑर्बिट, है ना, ऑर्बिट वाला, इस टाइप से ऑर्बिट के अंदर मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड, और एक खुद की एक्सिस के अराउंड भी करता है, उसे बोलते हैं स्पिन। तो स्पिन भी करता है और ऑर्बिट। अब इतने सारे मोशन है, तो यहाँ पे जैसे ये अपने पास न्यूक्लियस है और ये वाला इसका जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, ये वेव नेचर शो करते हुए, ठीक है, इस टाइप से ये करेगा। अब इस टाइप से अगर मूव करेगा तो आप जब इसके ऊपर अगर लाइट गिरेगी, क्या गिरेगी, माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या करेगी, लाइट गिरेगी, तो इसको भाई हल्का पार्टिकल है, पहले ही वो मूवमेंट कर रहा है, उसको और एनर्जी मिल गई तो वो क्या करेगा, और मूव करेगा, ठीक है ना। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि माइक्रोस्कोप से जब देखोगे तो वहाँ से भी उसको एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि हल्की सी भी एनर्जी मिलेगी उसमें, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी तो जो उसकी पोजीशन होगी, पोजीशन जो होनी चाहिए थी, है ना, एग्जैक्ट, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एग्जैक्ट जो पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज। अब एग्जैक्ट पोजीशन चेंज होएगी तो यहाँ पे आप एग्जैक्टली पोजीशन तो उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि लाइट जैसे गिराओगे स्टडी करने के लिए तो वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और मूवमेंट कर लाएगा, ठीक है ना, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ठीक है। और आप स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बढ़ गया तो आप उसकी पोजीशन को एग्जैक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। नेचर भी ये तीन कारण, इस वजह से ये वाला तो पहला स्टेटमेंट तो क्या रॉन्ग है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें रीजन की, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम होता है डेल्टा पी, ये होता है अनसर्टेनिटी मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। एंड द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजिशन, तो ये होता है अनसर्टेनिटी, ठीक है, इन द मेजरमेंट ऑफ पोजिशन कैन नॉट बी लेस देन एन फाइनाइट वैल्यू। अब ये किससे लेस नहीं होनी चाहिए, और फाइनाइट वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये पढ़ा होगा आपने h/4π, ये पढ़ रखा है, ये क्या लिमिट है, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू है। तो इस वैल्यू से आपका ये जो भी प्रोडक्ट आता है, ठीक है, इसका और इसका, ये तो हमारे पास क्या है, मोमेंटम का, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी और ये पोजीशन में अनसर्टेनिटी, ठीक है। हाइजेनबर्ग के फार्मूले से अपन समझ रहे हैं। ये फार्मूला दिया, ये क्यों दिया गया आपको पता होगा, क्योंकि ये बताया, जब ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वेव नेचर है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, वेव नेचर है। तो अगर वेव नेचर है तो उसके हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, उसका मोमेंटम नहीं बता सकते, उसकी एग्जैक्ट वेवलेंथ नहीं बता पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो आपको इस फार्मूले के थ्रू हमको बताना पड़ेगा कि इसका जो प्रोडक्ट है वो h/4π से या तो क्या होगा, बड़ा या इसके बराबर होगा, मतलब इससे कम नहीं हो सकता, h/4π से कम नहीं हो सकता। तो ये वाली बात तो एकदम सही लिख रखी है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो फिर इसका आंसर अपन देखें तो यहाँ पे क्या होगा, A इज़ इनकरेक्ट और R इज़ करेक्ट, तो फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉल्यूशन बनाएंगे इसका हम। अ बल्ब इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ